हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने वाले हैं। किसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? अगर आपको एमएससी करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी बायोलॉजी के फील्ड में, और यहाँ पर हम बेसिकली बायो के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। तो अगर आप बायोलॉजी के किसी फील्ड में एमएससी करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। एमएससी अगर आप करना चाहते हो तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ये तो पता होगा सबको, बैचलर्स की डिग्री चाहिए होती है, फिर ही आप मास्टर्स की डिग्री कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। अगर आपको एमएससी करनी है, बैचलर्स की डिग्री चाहिए, तो बैचलर्स की डिग्री में भी ना कुछ एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है सब्जेक्ट्स का, कि अगर आप एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए कि आप एलिजिबल हो जाओ। बीएससी में आपके पास क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या ट्वेल्थ में आपके पास क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि आप एलिजिबल हो जाओ उस पर्टिकुलर मास्टर्स डिग्री को करने के लिए, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मास्टर्स के कोर्सेज़ होते हैं, एमएससी कोर्सेज़ होते हैं, बायो के स्टूडेंट्स की हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकली, उनमें दो तरीके से एडमिशन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका एंट्रेंस के बेसिस पे और दूसरा होता है मेरिट के बेसिस पे। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जिसमें एंट्रेंस और मेरिट दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एंट्रेंसेस होते हैं, कोई मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होता। मेरिट का यहाँ पर क्या मतलब है कि आपने जो बीएससी की है, अगर आपने वो डीयू से की है, तो बीएससी में आपके कितने परसेंटेज रहे हैं, कितना आपने परफॉर्म किया बीएससी में, आपका रिजल्ट आता है। एंड में जो आपकी परसेंटेज आती है, एग्रीगेट जो बनता है आपका, वो कितना बन रहा है उसके बेसिस पे एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। अगर आप उस लिस्ट में एप्लीकेबल हो तो आप एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एमएससी ज़ूलॉजी में करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आपने बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी से ही किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप मेरिट के लिए एप्लीकेबल हो, अदरवाइज़ आप नहीं हो। अगर आपने बीएससी बॉटनी में किया है या फिर आपने बीएससी बायोकेमिस्ट्री में किया है, किसी और यूनिवर्सिटी से किया, तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं हो मेरिट के लिए। लेकिन अगर आपने ये दोनों सब्जेक्ट में डीयू से किया है और आप चाहते हो कि आप एमएससी ज़ूलॉजी का मेरिट में एप्लीकेबल हो जाओ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको एमएससी ज़ूलॉजी की मेरिट में एप्लीकेबल होना है, तो उसके लिए आपकी बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी में होनी चाहिए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में नहीं। तो ये तो हो गया आपका बेसिक, ठीक है। बेसिक बता दिया मैंने, एंट्रेंस मेरिट ये सब क्या होता है। इसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एमएससी के कोर्सेज होते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को एलिजिबल पाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को एलिजिबल पाते हैं। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने आप को एलिजिबल पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी के डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं वो है एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। एक होता है एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़, एक होता है एमए एनवायरमेंटल स्टडीज़। दोनों में ही जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं। डिफरेंस क्या है वो देखेंगे अभी थोड़ी सी देर में। अगर आप अपनी मास्टर्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ में करना चाहते हो तो आप या तो एमएससी कर सकते हो या फिर एमए कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एमएससी इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ अगर आपको करनी है तो आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि 10+2 यानी कि 12th के बाद जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, 3 इयर्स का जो कोर्स है, अगर वो बीएससी या फिर बीए साइंस ऑनर्स है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हो। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बीएससी के अंदर यानी कि आपके, या बीए साइंस ऑनर्स के अंदर यानी कि आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसके अंदर आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 55 या फिर उससे ज़्यादा, इससे कम नहीं। 54.9% भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। 55 मीन्स 55 या फिर उससे ज़्यादा। 10+2 लेवल यानी कि आपके 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि अगर सिर्फ मैथ्स है तो भी आप एप्लीकेबल हो जाते हो यहाँ पे, ठीक है। आप एलिजिबल हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक एंट्रेंस और मेरिट, दो तरीके के एडमिशन्स होते हैं डीयू में, एमएससी में। एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मेरिट नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस होता है, ठीक है। बीटेक और बीई डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इतना क्लियर है? एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सिंपल सा क्राइटेरिया, एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एमए एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कौन कौन एप्लीकेबल है? जो बच्चे एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़ कर सकते हैं ना, वो बच्चे एमए इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन एप्लीकेबल है? जिन्होंने बीए किया हुआ है, बीकॉम ऑनर्स या फिर पास कोर्स किया हुआ है, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं एमए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? अगर आपने एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़ करना है तो आपके पास 12th में क्या होना चाहिए? या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो बायो, या तो मैथ्स, यानी कि इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप एमए इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ करते हो ना, तो आपको और बेनिफिट मिलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना ज़रूरी है, कोई भी एक, सारे के सारे नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, कोई भी एक चाहिए, ठीक है। एक भी है तो आप एप्लीकेबल हो जाते हो, लेकिन एक तो होना चाहिए। बीटेक और बीई डिग्री वाले भी एमए इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए एप्लीकेबल माने जाते हैं। चाहिए आपको कितनी परसेंट ग्रेजुएशन में? 55% चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इतना सा था, सिंपल सा क्राइटेरिया था। इसके बाद आ जाते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी पे। एमएससी अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी में करनी है तो 2 तरीके हैं एडमिशन के लिए। एक तो मेरिट बनती है, मेरिट लिस्ट से आप जा सकते हो, दूसरा एंट्रेंस के बेसिस पे होती है, ठीक है। मेरिट कैटेगरी में कौन बच्चे एप्लीकेबल है, एंट्रेंस कैटेगरी में कौन बच्चे एप्लीकेबल है, वो देख लेते हैं। मेरिट कैटेगरी के लिए वो बच्चे एप्लीकेबल हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। सिर्फ वही बच्चे मेरिट कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी से किया है या बॉटनी से किया है, चाहे डीयू से किया हो चाहे कहीं और से किया, आप एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। डीयू से आपने कोर्स किया होना चाहिए बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, तभी आप मेरिट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने डीयू से बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी किया है तो आप एंट्रेंस के लिए भी एप्लीकेबल हो। डिफरेंस ये है कि अगर आप मेरिट के लिए एप्लीकेबल होना चाह रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन में यानी कि बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 60% या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए मार्क्स, इससे कम परसेंटेज नहीं चलेगी, ठीक है, ओवरऑल। और अगर आप एंट्रेंस के लिए बैठना चाह रहे हो तो आप 55% पे भी बैठ सकते हो। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और उसके परसेंटेज हैं, लगा लो 58% मार्क्स हैं, तो वो मेरिट कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरिट कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होने के लिए आपको 60 या फिर उससे ज़्यादा नंबर चाहिए, ठीक है। एंट्रेंस के बेसिस पे आप दे सकते हो क्योंकि आपके 58% है, तो एंट्रेंस के लिए अगर आपको बैठना है तो 55 या फिर उससे ज़्यादा चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। इसके अलावा और कौन से बच्चे एंट्रेंस दे सकते हैं? जो नॉन डीयू स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। डीयू से जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी किया है वो तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बस परसेंटेज का डिफरेंस है। एंट्रेंस कौन कौन दे सकता है एमएससी एंथ्रोपोलॉजी का, वो देखते हैं हम। जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी किया है लेकिन डीयू से नहीं किया, वो बच्चे भी यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। उनका जो बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी है वो 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीएससी या बीए किया हुआ है इन एंथ्रोपोलॉजी तो भी आप एप्लीकेबल हो। तो बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी या फिर बीए इन एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। उनका एजुकेशन पैटर्न होना चाहिए 10+2+3, यानी कि उनकी ग्रेजुएशन कितने साल की होनी चाहिए? 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है, बीएससी जनरल या बीए ऑनर्स किया है या बीए पास किया हुआ है और आपने एक सब्जेक्ट अपना एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल होते हो। इसके अलावा अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया किस में? लाइफ साइंस, बायोमेडिकल, ज़ूलॉजी, हेल्थ साइंस, जियोलॉजी, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो। अगर आपने बीए ऑनर्स किया है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, तो भी यहाँ पर आप एप्लीकेबल हो। अब जो भी स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस को देने में इंटरेस्टेड हैं और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को एलिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, वो एक बार ही अपनी परसेंटेज ज़रूर चेक करें, क्रॉस चेक कर लेना। आपके बैचलर्स के अंदर या तो 55% या फिर 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, कम नहीं चलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मान लो किसी बच्चे ने बीएससी ऑनर्स किया है किसी ऐसे सब्जेक्ट में जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। ये जो इन्होंने दिए हुए सब्जेक्ट वो उसका सब्जेक्ट नहीं है, उसने किसी और सब्जेक्ट में बीएससी ऑनर्स किया और उसने एज अ सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं पढ़ा हुआ, तो वो एलिजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बीएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस अगर आपने की है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन शर्त क्या है? आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? 60% या फिर उससे ज़्यादा, यानी कि 60% से ज़्यादा या फिर 60% अगर आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आप एप्लीकेबल हो, चाहे आपने किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस से बीएससी की हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठ जाते हो तो आप 55% या उससे ज़्यादा के अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आप एप्लीकेबल हो जाते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में 60% दिया हुआ है ये मेरे अकॉर्डिंग उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएससी किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस से की हुई है, ठीक है। इसका बेनिफिट अब किस स्टूडेंट को मिलेगा? ऐसे इन्होंने क्यों बनाया हुआ है? मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने ये बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी में किया हुआ है, उसके मार्क्स है 58%, ठीक है। तो वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो एप्लीकेबल नहीं है कि बीएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, तो वो इसके अकॉर्डिंग तो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 60% या उससे ज़्यादा चाहिए, तो वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग खुद को एलिजिबल बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने परसेंट चाहिए? 55% चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये एमएससी एंथ्रोपोलॉजी की हमने एलिजिबिलिटी देखी, जहाँ पे मेरिट और एंट्रेंस 2 तरीके से एडमिशन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे के। तो आगे हम एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी फोरेंसिक साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब की एलिजिबिलिटी देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका एमएससी बायोकेमिस्ट्री। एमएससी बायोकेमिस्ट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके ग्रेजुएशन में 60% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए,
कम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाते हो, ना ही मेरिट कैटेगरी में ना ही एंट्रेंस के बेसिस पे। ठीक है, मेरिट कैटेगरी में कौन कौन एप्लीकेबल है, ये एमएससी बायोकेमिस्ट्री है ना, तो बीएससी ऑनर्स आपका बायोकेमिस्ट्री में ही होना चाहिए। और कहाँ से होना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो आप मेरिट के बेसिस पे आप एप्लीकेबल यहाँ पर हो जाते हो। फिर आता है आपका एंट्रेंस क्राइटेरिया। अगर आप एंट्रेंस में बैठना चाहते हो तो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री में किया तो आप एप्लीकेबल हो ही, है ना। इसके अलावा अगर आपने बीएससी जनरल किया तो भी एप्लीकेबल हो, बीएससी ऑनर्स किया तो भी एप्लीकेबल हो। बेसिकली आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जो आपकी बैचलर डिग्री है, वो किसी भी लाइफ साइंस की ब्रांच की है अगर, तो आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री का एंट्रेंस दे सकते हो बहुत आराम से, आप एप्लीकेबल हो। बस आपकी ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा या 60% होने चाहिए, इससे कम नहीं चलेंगे। इसके बाद आता है आपका फोरेंसिक साइंस। अगर आपको मास्टर्स इन फोरेंसिक साइंस करनी है, एमएससी इन फोरेंसिक साइंस करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपके ग्रेजुएशन में 55% से ज़्यादा या फिर 55% होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन होगा, यहाँ पर मेरिट कैटेगरी नहीं होती। ठीक है, सिर्फ एंट्रेंस होगा। तो सभी बच्चे जो भी एप्लीकेबल हैं वो एंट्रेंस देंगे और उसके बाद एक लिस्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस टेस्ट, और उसके बेसिस पर आपका एडमिशन किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन एप्लीकेबल है, कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, इन्होंने बहुत ही अच्छा सा क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस एंट्रेंस को दे सकते हैं। तो इट इज़ ओपन टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इसी वजह से ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी आपने साइंस की किसी भी ब्रांच से की हुई है तो आप एमएससी फोरेंसिक साइंस का एंट्रेंस दे सकते हो। ठीक है, बहुत ही ओपन सा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। बीएससी ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है किसी भी साइंस की ब्रांच से किया हुआ है, चाहे जूलॉजी, बॉटनी, सारे बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। ठीक है, आपने बीएससी किया किसी भी साइंस से तो बायोटेक वगैरह सारे बच्चे यहाँ पर एप्लीकेबल रहते हैं। इसके बाद आते हैं हम एमएससी जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। एमएससी जेनेटिक्स का अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पर तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। इसकी कोई मेरिट कैटेगरी नहीं बनती। अगेन इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है। अगर आपने बीएससी जनरल या बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री बेसिकली किसी भी लाइफ साइंस की ब्रांच से हो सकती है, फिजिकल साइंसेज से हो सकती है, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, फार्माकोलॉजी या फिर पैरामेडिकल साइंसेज, किसी भी बायोलॉजी की ब्रांच से अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट है, आप अंडर ग्रेजुएट हैं बायो से, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हो। बट ये है कि आपके ग्रेजुएशन के अंदर 60% से ज़्यादा या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे कोई मेरिट नहीं बनती, एमएससी फोरेंसिक साइंस में भी, एमएससी जेनेटिक्स में भी। ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है, मेरिट कैटेगरी नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद आपका आता है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो दो तरीके हैं, या तो मेरिट के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओ या फिर एंट्रेंस के लिए। मेरिट के लिए कौन एप्लीकेबल हो जाएंगे बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है। ठीक है, एमएससी किस में है, ये माइक्रोबायोलॉजी में है ना, तो बीएससी ऑनर्स किस में चाहिए होगा, माइक्रोबायो में ही चाहिए होगा। और कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर आप मेरिट के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपके ग्रेजुएशन के अंदर 60% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप एप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। इसके बाद आता है आपका एंट्रेंस। एंट्रेंस जो बच्चे देना चाहते हैं ना वो भी देख लेना, ग्रेजुएशन में इन्होंने मांगे है 60% या उससे ज़्यादा, कम वालों को ये एलिजिबल नहीं कंसिडर करेंगे। एंट्रेंस अगर आप देना चाहते हो, आपने बीएससी जनरल किया है या बीएससी ऑनर्स किया है, बेसिकली आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री लाइफ साइंस के, मेडिकल साइंसेस के, बायोलॉजी के किसी भी ब्रांच से अगर है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर है जो कि लाइफ साइंस, मेडिकल साइंसेस, बायोलॉजी को बेसिकली जो बिलोंग करता है, तो आप एंट्रेंस यहाँ पर दे सकते हो। बस ये है कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 60% से ज़्यादा आपकी परसेंटेज होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएट में। ठीक है, अगर आप बीएससी बायोटेक से हो तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो, जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले सब एप्लीकेबल हैं। अगर आपने बीएससी ऑनर्स जूलॉजी या बॉटनी से किया हुआ है तो एक चीज़ और ध्यान रखना, ग्रेजुएशन के अंदर आपने या तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स जूलॉजी या बॉटनी की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने बीएससी ऑनर्स जूलॉजी से किया है या फिर बॉटनी से किया है तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका एमएससी या फिर एमएससी पीएचडी कंबाइंड डिग्री प्रोग्राम इन बायोमेडिकल साइंसेस। ये वाला जो है ना, इसमें एक चीज़ देखना कि इसका एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा। एक होता है आपका एमएससी इन बायोमेडिकल साइंसेज, एक होता है एमएससी पीएचडी कंबाइंड डिग्री प्रोग्राम इन बायोमेडिकल साइंसेज। दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनका एंट्रेंस टेस्ट एक ही होगा। और इन्होंने क्या मांगा है, बैचलर्स डिग्री चाहिए इन्हें इन साइंस। ठीक है,
बैचलर्स डिग्री इन साइंस। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एप्लीकेबल हो जाएंगे और 55% मार्क्स इन्होंने मांगे हुए हैं। इनका भी सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस होता है, इसमें कोई मेरिट कैटेगरी नहीं बनाई जाती। बायोमेडिकल साइंसेस का ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चे अपने आप को एलिजिबल यहाँ पे पाएंगे। तो ये तो वो कोर्सेज़ हो गए जहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउंस देते हैं कि वो एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। ये कुछ उस तरीके के हमने कोर्सेज़ डिस्कस करे हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कोर्सेज़ जहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड आप देखोगे, जैसे कि एमएससी बॉटनी है या एमएससी ज़ूलॉजी हो गया या एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि एमएससी बॉटनी है तो यहाँ पर एडमिशन लेने के दो तरीके हैं, एक तो होता है एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा होता है मेरिट। मेरिट वही एमएससी बॉटनी है ना, तो बीएससी ऑनर्स बॉटनी जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है वो लोग एमएससी बॉटनी के मेरिट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया हुआ वो नहीं कर सकते। अगर आपने डीयू से नहीं की हुई है बीएससी ऑनर्स बॉटनी तो भी आप मेरिट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। अगर आपने डीयू से एमएससी ऑनर्स बॉटनी नहीं की, कोई और सब्जेक्ट किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो। आपको डीयू से करनी है, क्या करनी है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, तभी आप मेरिट कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल हो पाते हो फॉर एमएससी बॉटनी, ठीक है। एंट्रेंस कौन कौन दे सकता है? जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया हुआ है वो तो दे ही सकते हैं एंट्रेंस। इसके अलावा अगर आपने बीएससी ऑनर्स बॉटनी में किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेस किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल होते हो। बीएससी लाइफ साइंस वाले भी एप्लीकेबल हैं, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस वाले भी एप्लीकेबल हैं, बीएससी जनरल, बीएससी प्रोग्राम, बीएससी पास, सब एप्लीकेबल हैं। 10+2+3 का फॉर्मेट होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, 3 ईयर्स की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कौन एप्लीकेबल नहीं है? फॉर एग्जांपल एमएससी ज़ूलॉजी वाले यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते। बीएससी ज़ूलॉजी जिन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते एमएससी बॉटनी के एंट्रेंस में बैठने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपका एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन अगर आपको करना है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, आप इग्नू से भी कर सकते हो। इग्नू का भी देखेंगे अभी हम थोड़ी सी देर में, बट पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में करना है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है? तो यहाँ पे एंट्रेंस भी होता है, यहाँ पे मेरिट कैटेगरी भी निकाली जाती है। तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आप एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो मेरिट कैटेगरी के लिए। शर्त ये है कि आपके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी परसेंटेज ग्रेजुएशन में बीएससी ऑनर्स में, ठीक है। फिर आता है आपका एंट्रेंस। एंट्रेंस में कौन कौन बच्चा बैठ सकता है? एक तो वही जिन्होंने बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो तो बैठ ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएससी ऑनर्स या पास होम साइंस में किया हुआ है तो भी आप एप्लीकेबल हो। बीएससी ऑनर्स अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो। कंडीशन इन्होंने एक रखी हुई है छोटी सी कि आपने न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की होनी चाहिए। ये तो कंपलसरी है कि आपने न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स हैं फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल, पब्लिक न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, डाइट थेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपने किए हुए होने चाहिए। तो इनमें से कोई भी 2, इसके अलावा न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री तो है ही कंपलसरी। तो ये 3 आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो पाओगे, आप यहाँ पर एलिजिबल अपने आप को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट्स किए हुए हैं उसके बाद आपके पास ये कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है, ये तीनों। चलो इसके बाद आता है आपका इग्नू। इग्नू का मैंने बोला था आप वहाँ से भी कर सकते हो एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा वाइड होता है। इसका ब्रोशर मैं दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मैं अटैच कर दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसमें पेज 17 एंड 18 यानी कि 17 और 18 देखना, वहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ना लाइफ साइंस वाले बच्चे, माइक्रोबायो वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे या फार्मास्यूटिकल्स, होम साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे बच्चे जो है ना वो इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, या जितने भी फैक्टर्स हैं आपके उनको ध्यान में रखते हुए डिसाइड कर सकते हो कि आपको डीयू से करना है या इग्नू से करना है। ध्यान से पढ़ना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इग्नू वाले की, ठीक है। पेज 17 या 18 ब्रोशर का आप देख सकते हो। फिर आता है आपका एमएससी ज़ूलॉजी। अगर आपको डीयू से एमएससी ज़ूलॉजी करनी है तो 2 तरीके हैं जहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो, एक मेरिट कैटेगरी, दूसरा एंट्रेंस। इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं तो मेरिट कैटेगरी का तो समझ में आ ही गया होगा क्या कॉम्बिनेशन मांगा होगा इन्होंने। एमएससी ज़ूलॉजी है ना, तो बीएससी किस में चाहिए होगी, ज़ूलॉजी में चाहिए होगी। तो बीएससी ऑनर्स इन ज़ूलॉजी या फिर अप्लाइड ज़ूलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए।
मार्क्स कितने मांगे हुए हैं, परसेंटेज कितनी मांगी हुई है, 60% या फिर उससे ज़्यादा, 60% आपके होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। कम होंगे तो आप एप्लीकेबल नहीं हो सकते फॉर मेरिट कैटेगरी, ठीक है। फिर होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस के लिए कौन कौन बच्चे बैठ सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स जूलॉजी या अप्लाइड जूलॉजी किया है वो तो बैठ ही सकते हैं। उसके अलावा जिन्होंने बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में किया हुआ है किसी और यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएससी ऑनर्स बायो साइंस में किया हुआ है चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, 10+2+3 के पैटर्न में, तो आप एप्लीकेबल हो। परसेंटेज कितनी मांगी हुई है इन्होंने, 50% या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। अगर आपने बीएससी प्रोग्राम या फिर बीएससी जनरल या बीएससी पास किया हुआ है तो भी आप एप्लीकेबल हो। बीएससी लाइफ साइंस है तो भी आप एप्लीकेबल हो। 10+2+3 का पैटर्न आपका होना चाहिए और 55% से ज़्यादा या फिर 55% आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि जिन्होंने बीएससी प्रोग्राम जनरल या पास, इनमें से अगर आप हो, अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी नहीं, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, यानी कि दोनों के दोनों होने चाहिए। एंड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो दोनों होने चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए, जूलॉजी भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए इन दोनों को, तभी आप एप्लीकेबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो। किसकी बात कर रही हूँ मैं, जो बीएससी प्रोग्राम जनरल या पास वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एमएससी जूलॉजी का क्राइटेरिया समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपका एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो 12 सीट होती हैं इसकी, एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि बैचलर्स इन बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल साइंसेज, इन फील्ड में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आप एप्लीकेबल हो, चाहे फिर वो प्लांट साइंसेज हो, चाहे फिर वो बायोटेक्नोलॉजी हो, कोई ऑनर्स कोर्स हो या फिर कोई और कोर्स हो, ठीक है। आपका इन फील्ड का कोई भी कोर्स हो तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है एमएससी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के लिए। 12 सीटें यहाँ पे होती हैं। परसेंटेज कितनी मांग रहे हैं, 60% या फिर उससे ज़्यादा, कम नहीं चलेगी। इसका सिर्फ एंट्रेंस होता है, इसमें कोई मेरिट कैटेगरी नहीं होती। फिर आता है आपका एमएससी बायोफिजिक्स। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री करनी है इन बायोफिजिक्स, यानी कि एमएससी करनी है इन बायोफिजिक्स, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या मांगा हुआ है वो देखेंगे। इसमें कोई मेरिट कैटेगरी नहीं बनती है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसी में बैठना पड़ेगा, उसी को देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, फिर मेरिट बनेगी आपका, फिर लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। तो क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन के अंदर आपके 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, कम नहीं चलेंगे। ग्रेजुएशन जो आपने की है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो आपकी है, अगर वो 10+2+3 के पैटर्न की है तो फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एग्रीकल्चरल, फिशरी या इक्विवेलेंट, यानी कि इन फील्ड से रिलेटेड अगर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री रही है तो आप एप्लीकेबल हो। इसके अलावा आपकी फार्मेसी, इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में बीएससी, बीई या फिर बीटेक है तो भी आप एप्लीकेबल हो। इन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस भी दिया हुआ है, तो एमबीबीएस एंड बीडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबल रहते हैं, वो भी ये एंट्रेंस दे सकते हैं एमएससी इन बायोफिजिक्स के लिए, ठीक है। मार्क्स इन्होंने कितने मांगे, 55% या उससे ज़्यादा। इसका ब्रोशर मैं लिंक नीचे दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से ले लेना। उसके अंदर आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा, एंट्रेंस का जो सिलेबस है एमएससी बायोफिजिक्स के लिए, जो सिलेबस इन्होंने रेकमेंड किया हुआ है वो आपको ब्रोशर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है एमएससी करने के लिए, मास्टर्स डिग्री अपनी परस्यू करने के लिए। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सब्जेक्ट्स ऑफर करती है, आप किसी में भी कर सकते हो। आपको डिसाइड कैसे करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स करनी है, तो उसके लिए ऑलरेडी एक गाइडेंस वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे गाइडेंस वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट जो एंट्रेंसेस होते हैं, चाहे वो डीयू हो, एफआरआई हो या फिर और भी बहुत सारे एंट्रेंसेस होते हैं, जेएनयू हो गया, सीयू सेट हो गया, बीएचयू का एंट्रेंस हो गया, उसके बारे में डिटेल्स अगर आपको जाननी है, आप कब एंट्रेंस शुरू होते हैं, फॉर्म का कितना अमाउंट होता है, कब फॉर्म निकलते हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होते हैं, डिफरेंट डिटेल्स अगर आपको चाहिए, सीट्स किस में कितनी होती हैं कौन से सब्जेक्ट में, तो वो सारी वीडियोज़ भी उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे जाना, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैंने वीडियो डाल ही दी है। इसके रिलेटेड जितने भी ब्रोशर्स हैं मेरे पास, वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा। अगर रहा हो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।